नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो की तैयारी कंप्लीट हुई। अब हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रैक्टिस सेट लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। आपको बता दें कि देखिए RO का भी बैच साथ में चलेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। देखिए यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कराया जाता है। आप देखेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का संग्रह जो है लाया जाएगा आप लोगों के बीच में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। देखिए आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको PDF भी मिलेगा, प्लस साथ साथ जो है आपको जो अपडेट परीक्षा से रिलेटेड कुछ अपडेट आते हैं वह भी आपको सूचित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। टोटल 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला आज लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। आप लोग कंप्लीट करके बताइएगा आपके कितने सही हुए और यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। देखिए पहला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे मैक्स सभी के सभी प्रश्न जो है छांट के अलग अलग जगह से एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं। देखिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अच्छा, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप देखना चाहें तो देखिए स्थापना कब हुई थी? 1885 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में कांग्रेस की। और कौन किए थे? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यह कौन थे? यह एक अंग्रेज थे। महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था 1885 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहली महिला अध्यक्ष यह कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। 33वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन था ये भी पूछा गया है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट में लगाइए। कौन सा था? ये 1917 था। अच्छा देखिए यहाँ पे दो टर्म बहुत अलग अलग हैं, पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए जब भारतीय शब्द आ जाएगा तो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल की अवधि होती है। कितनी होती है कार्यकाल की अवधि? तो देखिए आपको बता दें RBI की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? अधिनियम आपको बता दें, अधिनियम जो था वो 1934 का था। गठन 1935 में होता है। कब होता है? 1935 में। अच्छा, RBI के गवर्नर का कार्यकाल जो है वो टोटल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। कितना वर्ष? 3 वर्ष। देखिए इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। आयोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। पहले गवर्नर, प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय जो कई बार पूछा गया है, प्रथम भारतीय जो है यह कई बार पूछा गया है, तो CD देशमुख थे प्रथम भारतीय, और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का प्रश्न है। नीति आयोग आपको पता है कि करंट अफेयर और प्लस किसी भी परीक्षा के लिए देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। किसको? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अच्छा देखेंगे नीति आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुई है। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। सरकार का थिंक टैंक भी इसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो सेम शब्द आप लोग याद रखिए, सीधा प्रश्न फैक्ट पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। हमेशा याद रखिए अध्यक्ष इसके देश के PM होते हैं। इस समय PM नरेंद्र मोदी जी हैं, तो अध्यक्ष वही हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO श्री BVR सुब्रमण्यम इस समय ये नियुक्त हुए हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, ये फरवरी में नियुक्त हुए थे, तब से ये लगातार प्रश्न बना हुआ है। आपको बता दें नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बलि वैदिक काल में, देखिए बलि जो है वैदिक काल में प्रजा द्वारा दी गई भेंट को कहा जाता था। किसको? प्रजा द्वारा दी गई भेंट को बलि कहा जाता था। अच्छा, यह भेंट थी क्या? तो यह आपको बता दें 1/6 कृषि जो है, कृषि उपज का जो कर लगता था उसे बलि कहा जाता था। इसकी जगह पे आप मवेशी भी दे सकते थे, इसे ही जो है क्या बोला जाता था? बलि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? बताइए कार्बन
किस में नहीं उपस्थित होता? तो आपको पता है हीरा में कार्बन होता है, कोयला में इसमें भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट इसमें भी कार्बन होता है, बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता। किसमें? बलुआ पत्थर में। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ही रिपीट होते हैं आपकी परीक्षाओं में, आप देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। देखिए भारत में टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो हैं टोटल 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। चैनल पे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, 8 के लोकेशन कहाँ कहाँ हैं वो बहुत अच्छे से बताया गया है, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। देखिए भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियाँ देख लेते हैं कौन कौन से 8 हैं। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीप पहले अलग थे, दोनों को एक कर दिया गया है और दमन इसकी राजधानी बनाई गई है, दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू जो है शीतकालीन इसकी राजधानी है, लक्षद्वीप कवरत्ती जो है इसकी राजधानी है, पुदुचेरी पांडुचेरी जो है इसकी राजधानी है, लद्दाख लेह इसकी राजधानी है। ये 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में और फिर से आने की हमेशा उम्मीद इसकी बनी रहती है। देखिए कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, उसे ही बोलते हैं सूचना का अधिकार, आरटीआई। यह कब आया था? यह आरटीआई एक्ट 2005 के तहत आया था। बशर्ते एक शर्त रहनी चाहिए कि जानकारी तथ्यों पर आधारित हो, ऐसा ना हो कि रैंडम आप कुछ भी पूछ ले रहे हैं। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स। तो देखिए यूरोप की पर्वत श्रृंखला जो है वो आल्प्स है। कौन सी है? आल्प्स है। इसे हम लोग मैप पे देख लेते हैं। देखिए ये मैप है, मैप में देखिए दक्षिण अमेरिका में क्या है? एंडीज है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला और अपलेशियन। उसके बाद फिर देखेंगे अफ्रीका में आपका एटलस आता है, यूरोप में आप देखेंगे आल्प्स पर्वत श्रृंखला, यही हम लोगों से पूछा भी गया था, और स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे है। यूराल पर्वत श्रृंखला कई बार पूछा गया है, यह यूरोप कहाँ पे है? यह यूरोप प्लस एशिया के बॉर्डर पे है, यूरोप और एशिया का बॉर्डर निर्धारित करता है। और क्यूनलूसान यह एशिया में है, हिमालय हम लोगों को पता ही है एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कई बार पूछा गया, आप लोग याद रखिए इसे भी, यह कहाँ पे है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार जो है आप लोग इसे एक बार याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए। देखिए यह तो बच्चों का प्रश्न है, सर्वाधिक कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, सबको पता है। और आपको एक फैक्ट और करंट अफेयर का बता दें, इस समय इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पहुँच चुका है, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। देखिए इसके सिवा आप बताइए, पहला तो यूपी है, दूसरा, तीसरा और चौथा आप बताइए। देखिए दूसरा तीसरा तो आपको कंफर्म ही याद होना चाहिए। पहले पे आपको पता है यूपी है, दूसरे पे हम लोगों का आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे आता है बिहार, चौथे पे आता है पश्चिम बंगाल। ये क्रम आप लोग याद रखिएगा, अब पहले से नहीं आगे से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और बिहार और पश्चिम बंगाल में लोग कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनात्मक है? द्विसदनात्मक। देखिए पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, विधानमंडल द्विसदनात्मक, अर्थात आपको पता है कि जैसे केंद्र में क्या होता है, केंद्र में दो मंडल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा आपका, एक होता है राज्यसभा। वैसे ही राज्य में क्या है? राज्य में देखिए आपको बता दें, राज्य में कहीं कहीं 2 सभा, कहीं कहीं एक ही सभा मिलेंगी। 2 सभा कौन सी है? एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा। अब यहाँ पे पूछा गया है टोटल कितने राज्यों में जो है विधान परिषद है? कौन सा है? विधान परिषद। द्वितीय मंडल जो है विधान परिषद है और विधानसभा तो सभी राज्यों में है। तो बताइए। देखिए टोटल 6 राज्य हैं। कितने हैं? टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानमंडल है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए पहले आप कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। देखिए जम्मू कश्मीर कट गया है, यहाँ पे स्लाइड गलत लग गई है। जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा क्योंकि जब से ये यूटी बन गया है तब से वहाँ पे अभी चालू नहीं हुआ है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर है तेलंगाना। तो टोटल आप गिनेंगे तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 एंड 6।
टोटल 6 में विधान परिषद है उपलब्ध है, अर्थात द्विसदनी व्यवस्था है। अब देखिए हम लोगों का प्रश्न क्या था, किसमें जो है विधानमंडल है, तो वह राज्य देखेंगे झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा 3 में नहीं है, किसमें है, बिहार में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है। वर्षा ऋतु में आपको पता है दरवाजे फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप कभी कभी देखे होंगे कि जो डोर नॉर्मली बंद होते थे उन्हें बंद करते समय आप देखेंगे कि खींचना पड़ता है, टाइट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दें यह अंतः शोषण के कारण होता है। किसके कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है। वातावरण की नमी को न ये अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि दरवाजे फूल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट बताइए, बुलंद दरवाजा है कहाँ पे, बताइए। देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में। अच्छा फतेहपुर सीकरी में है तो बनवाया किसके द्वारा गया होगा, तो आपको पता है फतेहपुर सीकरी पूरा बसाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, और अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। यह किस सन में बना था, यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो आप लोग बताइए। तो देखिए यह 1571 में, कब, 1571 ईस्वी में बना था। चलिए नेक्स्ट है कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था। देखिए कबीर के माता जो थी वह एक विधवा माता थी, वह इनको छोड़ के चली गई थी। बच्चा पैदा होने के बाद आपको पता है सामाजिक बुराइयों की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से उनको छोड़ के चली गई थी नदी के तट पे। वहाँ पे इनको मिली थी इनके माता नीमा थी, और पिता जो थे वो नीरू थे। कौन थे, नीरू। नीमा और नीरू ये दो जो थे जुलाहे थे, अर्थात जो नाव खेते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है इनकी सेवा की गई थी, और इन्हीं को जो है इन्हीं के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। तो किसके द्वारा, नीरू के द्वारा किया गया था। यही इनके माता पिता, मतलब जो सेवक माता पिता हैं वो हैं, जन्म देने वाले माता पिता के बारे में कोई जानकारी इनकी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14वां, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। देखिए पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए, देखेंगे यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। देखिए स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू थे। उनके द्वारा वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। अच्छा 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। पूछा जाता है यह समिति का गठन कब हुआ था, यह हुआ था आपका 1957 में। कब हुआ था, 1957 में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन जो है संविधान में समाहित किया गया। पंचायती राज संस्थान का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा समाहित किया गया, और इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के एक नया भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग है, भाग आप देखेंगे 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक के प्रावधान इसमें शामिल किए गए। अच्छा एक नई सूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। देखिए इसमें जो फैक्ट आपको बता दें, भाग 9 इंपॉर्टेंट है, 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 इंपॉर्टेंट है, और 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय का सुझाव दिया गया था। सबसे पहले राजस्थान नागौर जिले में हुआ था। लॉर्ड रिपन इसके जनक माने जाते हैं। इतना फैक्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट और यहाँ पर याद रखिए, टोटल पंचायतों में 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं। पूछा जाता है कितने विषय हैं पंचायती राज में, टोटल 29 विषय हैं। पूरा फैक्ट इस स्लाइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हुआ, पंचायती राज संस्थान। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। LIC बताइए। देखिए LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी, 1956 को। अच्छा इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, अर्थात निर्धनता का दुष्चक्र का जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको बता दें यह प्रोफेसर R नार्कसे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, प्रोफेसर R नार्कसे। R नार्कसे का फुल फॉर्म क्या है, तो रागनार
रागनार नार्कसे, नार्कसे है। अच्छा, इनके द्वारा कहा क्या गया था, तो देखिए आपको बता दें, इनके द्वारा बताया गया था कि अगर आय क्या होगी, निम्न होगी, तो उससे क्या होगा, बचत निम्न होगा, बचत निम्न होगा। अच्छा, बचत निम्न होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि निवेश निम्न होगा, और निवेश निम्न होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कम निवेश होगा, कम क्या होगा, निवेश होगा, और निवेश अगर कम हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कम उत्पादन होगा, कम क्या होगा, कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा, आय निम्न हो जाएगी। यह पूरी तरीके से चक्र बन जाता है, दुष्चक्र जिसे कहा जाता है, कि कोई चाहता नहीं कैसा चक्र बने लेकिन बन जाता है। इसे ही निर्धनता का दुष्चक्र कहा है, किसके द्वारा, आर नार्कसे के द्वारा। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम आप लोग रट के जाइएगा, आप देखेंगे सभी परीक्षाओं में रासायनिक नाम जम के पूछे जाते हैं। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड है। क्या है, स्कार्बिक एसिड। और भी विभिन्न रासायनिक नाम आप देख लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, बी को थाइमिन, सी को स्कार्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, और के को फिलियोक्विनोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फिलियोक्विनोन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण है। बताइए, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक लागू की गई थी। कब से, 1951 से 56 तक। अच्छा, इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो कृषि को जो है प्राथमिकता दी गई थी। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि यह हैराल्ड डोमर, कौन, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैराल्ड डोमर मॉडल पे। दूसरा भी पूछा जाता है सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो इसे याद रखिए 1956 से लेके आपका 1961 तक यह थी। और इसमें क्या है, औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। किसको, औद्योगिकरण को। अच्छा, यह किस पर आधारित थी, तो यह आपके पीसी महालनोबिस पे, पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं का लिस्ट आपको आगे पढ़ाते समय मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है चाकू से काटी जाती है, काटी जा सकती है। बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है, अर्थात इतनी मुलायम होती है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए वह तीन धातुएं ऐसी हैं जो काफ़ी मुलायम और नरम होती हैं, जिसमें आप देखिए एक सोडियम हो गई आपकी, दूसरा आपका पोटेशियम हो गया, क्या हो गया, पोटेशियम, तीसरा आपका हो गया लिथियम, लिथियम आयन जो आपके बैटरी में प्रयोग किए जाते हैं। तीन के तीनों ऐसे हैं जो आसानी से चाकू से काटे जाते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि सोडियम को किसमें रिजर्व किया जाता है, सोडियम को, तो आपको बता दें किरोसिन ऑयल, किरोसिन ऑयल में। किरोसिन ऑयल मतलब आपको पता है मिट्टी का तेल जो पहले मिलता था दीपक जलाने के लिए, उसमें प्रयोग होता है, उसमें रखा जाता है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। बताइए, तीन इसमें उत्तर प्रदेश के हैं, एक उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो देखिए चरकुला, यह उत्तर प्रदेश का है, दादरा यह भी उत्तर प्रदेश का है, कर्मा जो है यह भी उत्तर प्रदेश का है, मुरिया जो है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है, नहीं पूछा गया था। मुरिया कहाँ का है, मुरिया आपको बता दें यह छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। चलिए देखिए, अब कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य दिए गए हैं। लट्ठमार होली, यह ब्रज क्षेत्र में पूछा जाता है। कहाँ पे, बरसाना में, बरसाना। नटवरी नृत्य, यह पूर्वांचल का प्रख्यात है। कठघोड़वा नृत्य, यह पूर्वांचल का प्रख्यात है। धोबिया नृत्य, यह पूर्वांचल का प्रख्यात है। धुरिया नृत्य कुम्हारों द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड का है। और घोड़ा नृत्य जो है यह भी बुंदेलखंड का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए, पहला है देखिए देवा बाराबंकी, देखिए यह सुमेलित है। आल्हा, अलाहा नहीं है, आल्हा होगा, क्या होगा, आल्हा। आल्हा जो है महोबा से प्रख्यात है, यह भी सही है। तीसरा कर्मा मथुरा, देखिए कर्मा मथुरा में नहीं है, मथुरा में न होके कहाँ पे है, यह मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर सोनभद्र। कजरी जो है यह मिर्जापुर से प्रख्यात है। तो सुमेलित कौन सा नहीं था यही पूछा गया, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा। बताइए, जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए बर्फ जब पिघलेगी तो उसका आयतन घटता है, क्या होगा, घटता है, बढ़ता नहीं है। देखिए आपको बता दें, पानी से कम
बर्फ़ का जो है घनत्व क्या होता है, बर्फ़ का अगर आप घनत्व देखेंगे, घनत्व, तो इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। क्या होता है, पानी से कम होता है। और अच्छा, इसीलिए इसका आयतन कम हो जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक और बताएं, 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे पानी का आयतन, किसका, पानी का जो है आयतन, यह क्या होता है, यह सबसे कम होता है, अर्थात मिनिमम होता है। और सब घनत्व जो है इसी टेम्परेचर पर घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यह फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा पूछा गया है किस टेम्परेचर पर जो है पानी का आयतन मिनिमम होगा या पानी का घनत्व मैक्सिमम होगा, तो यह 4 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? बताइए, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है या उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 कहता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेंगे। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि से होगा, इसकी चर्चा की गई है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई है। 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की चर्चा की गई है। 59 में राष्ट्रपति बनने की क्या क्या शर्तें होंगी। और 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ है, बहुत इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है, आप लोग याद रखिए। 61 पे राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात उनको हटाने की जो प्रक्रिया चलाई जाती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिए। 72 राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है आर्टिकल समाहित है। तो 72वां, 60वां, 61वां ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 52वां जो है यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी तो आप 1-2 दृष्टि देख लीजिए बस। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर महत्वपूर्ण टर्म है, बताइए प्रोटेम अध्यक्ष होता कौन है? देखिए, आपको बता दें, जब लोकसभा का चुनाव होगा या आपके राज्य किसी राज्य में है, राज्य का विधानसभा का चुनाव होगा, तो विधानसभा का जब पहुंचते हैं सब लोग वहां पे, तो जब होने जाता है, मंत्रिमंडल का गठन जब होने जाता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष चुने नहीं जाते, अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, उनका चुनाव नहीं हुआ है। तो अध्यक्ष का चुनाव न होने की स्थिति में जो टेम्परेरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कहाँ पे, हम लोगों के लोकसभा में या राज्य के विधानसभा में, उन्हें ही क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर। इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा सबको शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा या विधानसभा में सबको प्रवेश कराया जाता है। तो यहाँ लोकसभा की बात की जा रही है, तो लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और अगर यहीं राज्य की बात होती तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता। यहाँ देखिए, प्रोटेम स्पीकर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, इन्हें भी देख लीजिए। देश के पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मौलंकर रहे हैं और वर्तमान प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार रहे हैं। कौन रहे? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 180 में राज्य में बात हो रही है, यहाँ पे केंद्र की बात नहीं हो रही, राज्य की। 180 के तहत जो है राज्यपाल भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं अपने राज्य के विधान सभा में। कहाँ पे? विधान सभा में। चलिए, इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? क्या प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। बताइए किसके द्वारा किया गया था? देखिए, इक्ता का सबसे पहले अर्थ जानिए। इक्ता का मतलब यह होता है कि अगर कोई आपके यहाँ कार्य कर रहा है, धन के बदले आप उसे क्या दे दें? धन के बदले उसे जमीन दे दें। क्या दे दें? जमीन दे दें, लैंड दे दें, कि आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कर वसूल करिए और अपने पास रखिए। ऐसी व्यवस्था लेके आया था इल्तुतमिश। किसके द्वारा लाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा सर्वप्रथम भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का। देखिए, इस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका सही जवाब होगा आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल के द्वारा जो है, पटेल के द्वारा यह इसका नेतृत्व किया गया था। अच्छा, पहला फैक्ट ये बनता है कि बारदोली सत्याग्रह है कहाँ पे? बारदोली प्लेस। यह प्लेस देखिए, आपको बता दें, यह आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। और यह कब हुआ था? 1928 में। यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिए। अच्छा, यह कैसा आंदोलन था? तो यह आपको बता दें, यह किसान आंदोलन था। किसान। अच्छा, किसान आंदोलन कर क्यों रहे थे? तो देखिए, इसके पहले आया था अकाल। अकाल आने की वजह से कृषि उपज एकदम चौपट हो गई थी। अब कृषि उपज जब चौपट हो जाएगी तो गवर्नमेंट फिर भी क्या कर रही थी कि 22% तक अपना लगान बढ़ा दी थी।
कितना बढ़ाई थी? 22% तक अपनी लगान में कर के दरों में वृद्धि कर दी थी। और उसी वृद्धि को अब कैसे देते सभी लोग, तो सब जो है पूरी तरह से आंदोलन पे उतर आए और उसी में जो है नेतृत्व करने के लिए पटेल जी को आमंत्रित किया गया। और यहाँ इसमें महिलाओं ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और महिलाओं के द्वारा ही, गुजरात की महिलाओं अर्थात बारडोली की महिलाएं जो थी उनके द्वारा ही सरदार की उपाधि पटेल जी को दी गई थी। इतना फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है खुशहाली की तरफ पूरी दुनिया जानी चाहती है और यह इंडेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है। बताइए भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 126वीं है। कितनी है? 126वीं। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपका फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र आपका सतत विकास समाधान नेटवर्क, विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, भारत 126वें स्थान पे है। यह फैक्ट आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बना भी है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? यह 22 दिसंबर को होता है। अगर यहीं सबसे बड़ा दिन बात की जाए तब कब होता? तो सबसे बड़ा 21 जून को होता। क्या होता? सबसे बड़ा होता। दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए, पूरा फैक्ट उल्टा कर दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज, देखिए सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और कुछ महत्वपूर्ण समाज हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। आर्य समाज आपका, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा, यह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है सलीम व आगा खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इतना महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट देखिए काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ, काली मौत। देखिए काली मौत प्लेग के द्वारा होता है, प्लेग को कहते हैं काली मौत। अच्छा, प्लेग फैलता कैसे है? तो आपको बता दें प्लेग जो है बिल्ली, चूहा, खरगोश और खास करके चूहा आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा। और यह कौन सा रोग है? तो आपको बता दें ये जीवाणु का रोग। कौन सा रोग है? जीवाणु रोग है। जीवाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। दोनों शब्द आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाले भी। अच्छा, बैक्टीरिया से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग देख लेते हैं और उनकी ट्रिक भी है। तो देखिए जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, अर्थात बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का टीका न्यू है। तो पन से देखिए प्लेग होगा आपका, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काला खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमेनिया और हे से हैजा होगा। तो पंडित का टीका न्यू है, अगर आप याद रखते हैं तो आपको बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले सभी प्रमुख रोग याद रहेंगे। चलिए साथियों, उस प्रकार जो है आज का सेशन हम लोगों का समाप्त हुआ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और विभिन्न प्रकार के अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।